प्रभात क्लासेज में ऑनलाइन क्लासेज से जुड़े समस्त विद्यार्थियों को नमस्कार। अपनी क्लास में चल रही थी प्राचीन सभ्यताओं को लेकर के अपनी क्लास अनवरत चल रही थी। उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज अपन प्राचीन सभ्यता के अंदर अपने बीच में टॉपिक है प्राचीन सभ्यताओं में ईसवाल सभ्यता। ईसवाल सभ्यता के लेकर बड़ा कोई प्रश्न नहीं बनता। प्रश्न ये बनता है कि ईसवाल सभ्यता राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो ईसवाल सभ्यता हो जाएगी राजस्थान के उदयपुर जिले में। राजस्थान के उदयपुर जिले की एक सभ्यता है। सभ्यता का नाम है ईसवाल सभ्यता। ऐसी सभ्यता है, देखो आपको गाइड के अंदर इसका नाम और निशान नहीं मिलेगा। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो आपकी पुस्तकें चल रही है इसी के अंदर इसका जिक्र किया गया है और इसमें से आजकल पेपर बन रहे हैं, इसलिए इस सभ्यता को पढ़ना बहुत अनिवार्य है। तो ईसवाल सभ्यता है वो राजस्थान के अपने उदयपुर जिले में है। इसके अलावा अपन याद करें राजस्थान के उदयपुर जिले की अपन आहार सभ्यता पढ़ चुके हैं। राजस्थान के उदयपुर जिले की आहार और आहार के अलावा अपन ने अगली जो सभ्यता पढ़ी है वो है अपनी झाड़ोल। इनको भी अपने को साथ साथ में याद रखना है। प्राचीन सभ्यताओं में आहार सभ्यता और झाड़ोल सभ्यता और ईसवाल सभ्यता, तीन सभ्यताएं राजस्थान के इस उदयपुर जिले में है। प्राचीन सभ्यता राजस्थान के अंदर सबसे अधिक है वो आपके हनुमानगढ़ जिले में, इसका जिक्र हो चुका है। हनुमानगढ़ जिले में सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता होने के कारण हनुमानगढ़ को प्राचीन सभ्यताओं का पालना के नाम से जाना जाता है। तो उदयपुर जिले की तीन महत्वपूर्ण सभ्यताएं हैं। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है आर्य सभ्यता को लेकर के, और दूसरा झाड़ोल और आपकी ईसवाल, ये सभ्यता भी अपनी उदयपुर जिले के अंदर है। उसके बाद में वेरी इंपॉर्टेंट सभ्यता को लेकर अपन पढ़ रहे हैं, ये सभ्यता है बेराट सभ्यता। बेराट सभ्यता राजस्थान के प्राचीन नामकरण, प्राचीन भूभागों के भौतिक प्रदेशों के नामकरण के अंदर अपन लोगों ने मत्स्य प्रदेश पढ़ा है। मत्स्य प्रदेश मत्स्य जनपद बना और मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करती थी विराटनगर। मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करती थी विराटनगर और यही विराटनगर आगे आके बनता है अपना ये बेराट। मत्स्य जनपद था, मत्स्य जनपद की राजधानी है विराटनगर और विराटनगर बना है बेराट। और ये बेराट सभ्यताएं थी जयपुर में। बेराट सभ्यता जयपुर में थी। अब जयपुर से अलग अपना जिला बन गया है कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली बहरोड वर्तमान नए डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से यदि प्रश्न पूछा जाए तो ये अपनी बेराट सभ्यता है। ये बेराट सभ्यता राजस्थान के कोटपुतली बहरोड जिले में स्थित है। अब बेराट सभ्यता के उत्खनन की बात करें तो बेराट सभ्यता के उत्खनन से जुड़े हुए व्यक्ति है दयाराम साहनी। दयाराम साहनी, नील रतन बनर्जी, नील रतन बनर्जी। तीसरा नाम हो जाएगा कैलाश दीक्षित। वेरी इंपॉर्टेंट सभ्यता है। इसके उत्खनन से जुड़े हुए तीन पुरातत्ववेत्ता के नाम आपके बीच में हैं, दयाराम साहनी, नील रतन बनर्जी और अपना कैलाश नाथ दीक्षित। तो अपने तीन नाम है। जहां पर तीन ऑप्शन दिए हुए हों वहां प्रश्न बनने की पूरी गुंजाइश रहती है कि निम्न में से कौन सा व्यक्ति है वो अपने इस बेराट सभ्यता से जुड़ा हुआ नहीं है। तो अपने को तीन नाम यहाँ से मिलेंगे, एक दूसरा कोई ऑप्शन उठाया जा सकता है। तो दयाराम साहनी, नील रतन बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित तीन अपने उत्खनन करता है जो आपकी बेराट सभ्यता से जुड़े हुए। दयाराम साहनी वो शख्सियत है जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता को खोज निकाला था। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज करने वाले जो आपकी पुरातत्ववेत्ता है उसका नाम दयाराम साहनी, वो स्वयं दयाराम साहनी जिनके द्वारा बेराट सभ्यता का उत्खनन कार्य किया गया है। ये बेराट सभ्यता अपने को हड़प्पा काल एवं मौर्य काल की जानकारी देता है। वेरी इंपोर्टेंट है। बेराट सभ्यता है ये हड़प्पा काल
एवं इनके साथ में मौर्य काल के अवशेष मिले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। मैंने पहले ही कह दिया है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज करने वाले थे दयाराम साहनी, और वही व्यक्ति यहाँ आकर के बेराट सभ्यता की खोज कर रहा है। तो अपनी बेराट सभ्यता है, बेराट सभ्यता से हड़प्पा काल एवं मौर्य काल के अवशेष मिले हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मौर्य काल के अवशेष कौन सी सभ्यता से मिले हैं, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, मौर्य कालीन सभ्यता के अवशेष है वो अपने को बेराट सभ्यता से मिलेंगे। और बेराट सभ्यता के उत्खनन से जुड़े हुए 3 व्यक्ति दयाराम साहनी, नील रतन बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित होंगे। इसके अलावा बात करें यहाँ पर बेराट सभ्यता से किस प्रकार के अपने को अवशेष मिले, तो बेराट सभ्यता से अशोक स्तंभ मिला है। अशोक स्तंभ, मौर्यकालीन शासक रहे अशोक, तो अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ एवं गोल पत्थरों से बना मंदिर, गोल पत्थर से बना मंदिर एवं अशोक स्तंभ के अवशेष है वो अपने को इस बेराट सभ्यता से मिले। इनके अलावा बेराट सभ्यता से अपने को भाब्रू शिलालेख मिला है, और भाब्रू शिलालेख के अंदर अशोक को बौद्ध धर्म से जुड़े होने का प्रमाणित करते हैं। अशोक को बौद्ध धर्म से जुड़े होने का पुख्ता प्रमाण है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि मौर्यकालीन शासक अशोक बौद्ध धर्म से दीक्षित थे, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए थे, इस बात का पुख्ता प्रमाण हमारे पास में क्या है, तो उसका आंसर बनेगा भाब्रू शिलालेख। और भाब्रू शिलालेख कहाँ मिला है, भाब्रू शिलालेख अपने को मिला है बेराट सभ्यता के उत्खनन के दौरान। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है और कई बार परीक्षा के अंदर पूछा गया है। भाब्रू शिलालेख के अवशेष है वो बेराट सभ्यता से मिले हैं, और भाब्रू शिलालेख है वो अशोक को बौद्ध धर्म से जुड़े होने का पुख्ता प्रमाण अपने को देता है। ये है अपनी बेराट सभ्यता। बेराट सभ्यता को याद करने के लिए अपनी एक ट्रिक है बी फॉर पी। बी फॉर बेराट सभ्यता है, और बेराट सभ्यता की 4 प्रमुख विशेषता जो परीक्षा में पूछी जाती है और आजकल तथ्यात्मक प्रश्न बनते हैं कि निम्न में से कौन सा तथ्य बेराट को लेकर सही है या गलत है। तो इस बेराट सभ्यता में बात करें तो पहला बी होगा बीजक की पहाड़ियां, बीजक की पहाड़ियां। दूसरा बी की बात करें तो भीम डूंगरी, बी फॉर भीम डूंगरी एवं महादेव डूंगरी। भीम डूंगरी एवं महादेव डूंगरी के अवशेष हैं वो भी अपने को बेराट से मिले हैं। बीजक की पहाड़ियां हैं वो भी अपने को बेराट से मिली है। तीसरा बी फॉर हो जाएगा भाब्रू शिलालेख, जो अभी अपने पढ़ा है। भाब्रू शिलालेख के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो वो भी अपने को हो जाएंगे बेराट से हो जाएंगे। और चौथा अपने पास बी होगा बाण गंगा नदी का उद्गम, बाण गंगा नदी का उद्गम। बाण गंगा नदी का उद्गम स्थान है वो भी अपनी है वो बेराट की पहाड़ियां ही होगी। तो अब बी फॉर 4 बी है लगातार, जो 4 बी के जो तथ्य हैं वो अपने इस बेराट से जुड़े हुए। पहला बी हो जाएगा बीजक की पहाड़ी, दूसरा बी होगा भीम डूंगरी वह महादेव डूंगरी, तीसरा बी है अपना भाब्रू शिलालेख, और चौथा बी हो जाएगा बाण गंगा नदी का उद्गम, और लास्ट अपना है पी। पी यानी है पांडवों का अज्ञातवास, पांडवों का अज्ञातवास। कौरव और पांडव महाभारत में अपन लोग पढ़ते हैं, तो पांडवों ने अपना यहाँ अज्ञातवास के लिए पांडव राजस्थान में आते हैं, और राजस्थान के अंदर इस अपने विराट नगर या बेराट के अंदर अपना अज्ञातवास बिताते हैं। तो इसका अवशेष भी अपने को यहाँ बेराट सभ्यता से मिल रहे हैं।
तो ये बी फॉर पी 4 विशेषता बी पर और एक है पी पर। वेरी इंपॉर्टेंट है, सत्यात्मक प्रश्न बने तो आप बिल्कुल इसको अच्छी तरीके से याद कर लें कि बी फॉर बीचिक की पहाड़ी, बी फॉर भीम डूंगरी और महादेव डूंगरी, बी फॉर अपना हो जाएगा बाणगंगा नदी का उद्गम, बी फॉर हो जाएगा भाबरू शिलालेख और पी से हो जाएगा पांडवों का अज्ञातवास। तो ये सभी संबंध रखते हैं अपनी इस विराट सभ्यता से, विराट नगर जो जयपुर कोटपुतली बेरोड से है। बाणगंगा नदी का उद्गम है जो अपना इसी विराट की पहाड़ियों से होता है। तो ये थी अपनी विराट सभ्यता। इससे पहले अपन लोगों ने पढ़ी है ईसवाल सभ्यता। ईसवाल सभ्यता का अपने को इतना ही ध्यान रखना है कि ईसवाल सभ्यता राजस्थान के किस जिले में है, तो वो हो जाएगी अपनी उदयपुर के अंदर। अगली सभ्यता है अपनी बालाथल, और बालाथल सभ्यता को भी अपन याद करें तो बालाथल सभ्यता भी उदयपुर के अंदर है। बालाथल सभ्यता भी उदयपुर के अंदर है। तो उदयपुर के अंदर ये चौथी सभ्यता होगी। इधर देखिए ईसवाल सभ्यता, आहार सभ्यता, झाड़ोल सभ्यता और अपनी हो जाएगी बालाथल सभ्यता। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। प्रश्न ऐसा भी बन सकता है कि निम्न में से कौन सी सभ्यता का संबंध उदयपुर जिले से नहीं है या उदयपुर जिले में है, तो ऐसा भी प्रश्न बन सकता है। तो झाड़ोल, आहाड़ और ईसवाल और आपकी बालाथल। बाकी वाली गाइडों में आपको आहाड़ और बालाथल का जिक्र तो मिलेगा, परंतु झाड़ोल और आपका ईसवाल, झाड़ोल और ईसवाल दोनों हैं जो आपकी इसी इंपोर्टेंट बुक्स के अंदर दिया हुआ है और इसी बुक्स को लेकर भी अपनी क्लास लगातार चल रही है। तो आप इस क्लास को जरूर देखें। बालाथल है तो बालाथल सभ्यता हो जाएगी अपनी उदयपुर के अंदर हो जाएगी। और बालाथल सभ्यता का उत्खनन करने वाले व्यक्ति विद्वान कौन है, वो है वी.एन. मिश्र। वी.एन. मिश्र। अब मेरा आपसे प्रश्न है, अपन लोगों ने पहले जो सभ्यता पढ़ी है उस सभ्यता में भी वी.एन. मिश्र ने एक राजस्थान की और सभ्यता है जिसके अंदर उत्खनन का काम किया है। ठीक है, तो आप इसको याद डालिए, अपने दिमाग में डालिए कि वो कौन सी सभ्यता हो सकती है। तो एक तो सभ्यता है ये बालाथल उदयपुर, जिसका उत्खनन किया है वी.एन. मिश्र ने। और इसी वी.एन. मिश्र ने, ध्यान रखिएगा आप लोगों को इसमें दिमाग आया होगा, अपनी सभ्यता पहले पढ़ चुके हैं बागोर, और बागोर सभ्यता है। और बागोर सभ्यता पर लोगों ने पढ़ा है, बागोर सभ्यता है भीलवाड़ा के अंदर। बागोर सभ्यता है भीलवाड़ा। अभी अपन भीलवाड़ा की और सभ्यता पढ़ने वाले हैं। बागोर सभ्यता भीलवाड़ा की है। इस सभ्यता का उत्खनन वी.एन. मिश्र ने किया है। तो देखो ये सभ्यता भी बी से शुरू हो रही है और ये भी बी से शुरू हो रही है। बी से बालाथल है, बी से बागोर है। बागोर भीलवाड़ा में है, बालाथल उदयपुर में है। बालाथल उदयपुर में है, बागोर भीलवाड़ा के अंदर है। तो बागोर और बालाथल दोनों के उत्खनन का काम करने वाले जो विद्वान हैं वो अपने हो जाएंगे वी.एन. मिश्र। वी.एन. मिश्र। इसके बाद अपन बागोर भीलवाड़ा में पढ़ रहे हैं। तो बागोर भीलवाड़ा के अंदर जो सभ्यता है, इसके अलावा भीलवाड़ा में और सभ्यता है वो अपनी ओजियाना। ओजियाना सभ्यता है वो भी भीलवाड़ा में है। इसको भी अपन लोगों को जिक्र करना है, याद करना है कि ओजियाना सभ्यता है वो भी कहाँ है, भीलवाड़ा के अंदर है। बालाथल सभ्यता उदयपुर के अंदर है। बागोर सभ्यता है जो आपकी भीलवाड़ा में है। और उसके बाद में अगली सभ्यता पढ़ रहे हैं ओजियाना। ओजियाना सभ्यता भी राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में। रंगमहल है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले। सभ्यता का पालना के नाम से प्रसिद्ध जो अपना जिला है हनुमानगढ़, और हनुमानगढ़ के अंदर सभ्यता है वो है रंगमहल। इसके अलावा एक सभ्यता हनुमानगढ़ की और याद कर सको तो बड़ोपल। तो बड़ोपल सभ्यता है वो भी है वो आपकी हनुमानगढ़ के अंदर है। बड़ोपल सभ्यता हनुमानगढ़ के अंदर। ओजियाना सभ्यता भीलवाड़ा में, बागोर भी है अपनी भीलवाड़ा। अब दो सभ्यताएं मैंने पास में की है, एक है नगरी और एक है नगर। एक है नगरी और एक है नगर। आपको दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। नगरी सभ्यता है वो है चित्तौड़। नगरी सभ्यता है चित्तौड़ और नगर सभ्यता है टोंक। नगर सभ्यता है टोंक। और टोंक के अंदर अपन लोगों ने एक और सभ्यता पढ़ी है रेड। और रेड सभ्यता टोंक को राजस्थान का टाटा नगर कहते हैं, ये अपन पढ़ चुके हैं। तो टोंक के अंदर रेड सभ्यता है और टोंक के अंदर नगर सभ्यता है, और नगरी सभ्यता अपनी है वो हो जाएगी अपनी चित्तौड़ के अंदर हो जाएगी।
अगली सभ्यता है बरौर, और बरौर सभ्यता है गंगानगर। बरौर सभ्यता है श्री गंगानगर। श्री गंगानगर की सभ्यता है बरौर। ध्यान रखना है, कंफ्यूज भी नहीं होना है। जिस प्रकार मैंने लिखा है नगरी नगर, नगरी नगर, नगरी अपनी सभ्यता है वो चित्तौड़ में, नगर है वो है टोंक में। इसी प्रकार दोबारा देखिए बरौर और दोबारा लिख दीजिए बागोर। बरौर बागोर पास पास में लेकर के भी आप इसको याद कर सकते हैं। नगरी चित्तौड़ में है, नगर सभ्यता टोंक में है। इसी प्रकार बरौर सभ्यता श्री गंगानगर में है, बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में है। तो इसको भी आप पास पास में लेकर याद कर सकते हैं, नगरी नगर, बरौर बागोर। तो बागोर भीलवाड़ा में हो जाएगी, बरौर श्री गंगानगर हो जाएगी। और अगली सभ्यता अपनी तिलवाड़ा, और तिलवाड़ा अपनी जानी पहचानी और अपने ही जिले के अंदर बालोतरा के अंदर, पहले बाड़मेर में थी अभी बालोतरा में आ गई है तिलवाड़ा। तिलवाड़ा प्राचीन सभ्यता है जो होगी राजस्थान के बालोतरा जिले में, और बालोतरा ऑप्शन नहीं आए तो बालोतरा बाड़मेर। तो बाड़मेर बालोतरा के अंदर अपनी एक सभ्यता है जो अपनी हो जाएगी तिलवाड़ा सभ्यता। तो ये थी अपनी प्राचीन सभ्यताएं। और इस प्राचीन सभ्यता के बाद में, जब ये प्राचीन सभ्यता है, इस युग के बाद में अपना जो अगला युग आ रहा है वो है वैदिक सभ्यता का काल। ठीक है, इस प्राचीन सभ्यताओं के बाद में वैदिक सभ्यता है। और वैदिक सभ्यता की जानकारी देने वाले स्रोत कौन से हैं? तो वैदिक सभ्यता की जानकारी देने वाले स्रोत है 4 वेद। 4 वेद, देखो ऐसे लेवल पर छोटा प्रश्न ऐसे बन सकता है कि 4 वेदों का नाम बताइए। 4 वेद कौन कौन से हैं? तो वैदिक कालीन सभ्यता की जानकारी देने वाले 4 वेद हैं, और 4 वेदों के नाम ऋग्वेद, ऋग्वेद के बाद में आएगा यजुर्वेद, यजुर्वेद के बाद में आएगा सामवेद, और सामवेद के बाद में आता है अथर्ववेद। ये अपने हैं 4 वेद, और ये चारों वेद अपने को वैदिक कालीन सभ्यता है, वैदिक युग की जानकारी देने वाले 4 वेद हैं। ठीक है, तो वैदिक सभ्यता की जानकारी देने वाले स्रोत है 4 वेद। इसमें सबसे प्राचीन वेद, प्रश्न ऐसा भी बन सकता है कि 4 वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद है अपना ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये 4 वेद हैं जो आपको ऋग्वेद की जानकारी दे रहे हैं। तो राजस्थान के अंदर भी वैदिक सभ्यता के अवशेष मिले। तो राजस्थान के अंदर जो आपकी मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यताएं थी, इन सभ्यताओं के बाद में राजस्थान के अंदर जो वैदिक सभ्यता है उनके भी अवशेष मिले। इनकी जानकारी देने वाला स्रोत है वो अपने आप के वेद हो जाएंगे। तो वैदिक सभ्यताएं कौन कौन सी है? तो वैदिक सभ्यताएं राजस्थान के अंदर 3 है। एक है अनूपगढ़, एक है तरखान वाला डेरा, और एक है शक 64। ठीक है ना, प्रश्न ऐसा भी आ सकता है तरखान वाला डेरा या शक 64 क्या है? तो अपन लोगों बिल्कुल अपने को ध्यान रखना है, उत्तर में यह नहीं लिखना है कि तरखान वाला डेरा शक 64 लिखा है तो हो सकता है कोई पेट्रोलियम का कुआं हो। नहीं, ये बिल्कुल वैदिक सभ्यताओं के नाम है। तरखान वाला डेरा और शक 64 और ये अनूपगढ़, ये अपनी क्या है? वैदिक सभ्यता है। और ये वैदिक सभ्यता है राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में। राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के अंदर अपनी वैदिक कालीन सभ्यताएं हैं। और वैदिक कालीन सभ्यता के अंदर अनूपगढ़, तरखान वाला डेरा और शक 64 वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। गाइडों में आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा, इसलिए प्रश्न यहाँ से बन सकता है। मैंने तो पहले कह दिया कि ऐसे प्रश्न आ जाए तरखान वाला डेरा शक 64 अपने पढ़ा हुआ नहीं हो, अपन सीधा डालेंगे ये अपने बाड़मेर और सांसोर बेसिन के कोई तेल के कुओं के नाम होंगे, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ रखा है ये लंग वाला, डंडे वाला, तो ये सभी तेल के कुओं के नाम है। इसलिए तरखान वाला ये जो डेरा है, शक 64 है, अनूपगढ़ है, ये वैदिक कालीन सभ्यताओं के नाम है, न कि ये आपके पेट्रोलियम एवं गैस के कुएं। तो इस बात का अपने को ध्यान रखना है। इसके अलावा अपन बात करें राजस्थान के प्राचीन इतिहास की, तो कई लाइनें अपने इस किताब के अंदर और भी लिखा हुआ है कि जब रामायण के अंदर हम बात करें तो रामायण के अंदर भी राजस्थान का या राजस्थान के प्रदेश का जिक्र हुआ है। कहा जाता है कि राम और रावण के बीच में जब युद्ध हुआ था, और राम रावण के युद्ध के समय जब
आपके जो समुद्र के अंदर पुल बनाने का या सेतु बनाने का काम है जो सक्सेस नहीं हो रहा था। राम की सेना के आगे रावण की सेनाएं भारी पड़ रही थी। तो राम ने अपनी शक्ति को दिखाने के लिए राम ने एक अस्त्र छोड़ा था और कहा जाता है कि वो अस्त्र आकर के राजस्थान में आकर के गिरा था। और ये जमीन जहाँ पर पहले समुद्र था और राम के द्वारा चलाए गए उस शक्तिशाली अस्त्र की वजह से यहाँ का समुद्र है वो सूख गया और मरुस्थल बन गया। ये रामायण के अंदर लिखा हुआ तथ्य है, परंतु इतिहास इसको सही नहीं मानता है। परंतु ये बात इससे साबित हो जाती है कि रामायण के समय लोगों को राजस्थान के बारे में जानकारी तो थी, तब तो उन्होंने इतना वर्णन किया है। शायद पानी तो किसी प्रकार सूखा होगा, परंतु राजस्थान प्रदेश यहाँ था, इसकी जानकारी रामायण में थी। ये बात अपन इसको मान सकते हैं। उसके बाद बात करें महाभारत की, कि महाभारत के अंदर भी अपने इस प्रदेश का उल्लेख किया गया है। तो सीधी सी बात है कि महाभारत के अंदर कौरव और पांडव रहे हैं और पांडवों का अज्ञातवास, अपने अभी एक सभ्यता जस्ट पड़ी है, वो सभ्यता थी अपनी विराट सभ्यता। तो विराट सभ्यता का प्राचीन नाम था विराट नगर, और विराट नगर के अंदर राजा हुआ करते थे उस समय विराट। और विराट राजा ने पांडवों को आश्रय दिया था और कौरव पांडवों के बीच में जो युद्ध लड़ा था उसी में वो विराट लड़ते हुए मारे गए थे। तो इसका मतलब है कि अपने राजस्थान का जिक्र महाभारत में भी है और राजस्थान का जिक्र है, वो राजस्थान का जिक्र अपने को रामायण के अंदर भी देखने को मिलता है। और उसके बाद में मानते हैं कि महाभारत काल से लेकर के महात्मा बुद्ध तक का जो टाइम पीरियड था उस समय का इतिहास राजस्थान का है वो अंधकार में इतिहास माना जाता है। और उसके बाद में राजस्थान के लिखित सोर्सेज भी अपने को उपलब्ध हो जाते हैं। तो ये था राजस्थान के अंदर प्राचीन सभ्यताएं और जिनकी खुदाई से अपने को राजस्थान के बारे में अलग अलग प्रकार की जानकारी मिली है। तो ये राजस्थान की जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं जिनका उल्लेख राजस्थान इतिहास एवं संस्कृति कक्षा 10वीं की जो बुक्स के अंदर दिया गया है, उन्हीं तथ्यों को अपने आगे रखते हुए अपन लोगों ने उस किताब को ध्यान में केंद्र में रखते हुए अपने इस क्लास में प्राचीन सभ्यताओं के टॉपिक को पूर्ण करने की कोशिश की है। तो आप सभी स्टूडेंट इस प्राचीन सभ्यताओं को अच्छी तरीके से पढ़ें, बार बार इस अपनी क्लासेज को देखें। और मैंने मेरे हिसाब से 4-4, 5-5 बार इस सभ्यताओं को दोहरा करके आपसे प्रश्न पूछ के आपको बिल्कुल याद करवाने का पूरा कोशिश किया है। और अगली क्लास के अंदर अपन लोग जो भी टॉपिक लेंगे, इसी का अगला चैप्टर लेंगे, तो उनको बिल्कुल वादे और विश्वास के साथ किसी प्रकार आपको दोहरान करवाते हुए, अपन आपको याद करवाते हुए 0 लेवल से आपके लेवल के हिसाब से धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते BSTC की संपूर्ण और राजस्थान जीके जितनी अपनी क्लास से आप पढ़ोगे, हम वादा करते हैं आपको 100% याद रहेगा। ये हमसे आपसे वादा करते हैं। आप भी जुड़ें और औरों को भी जोड़ें। धन्यवाद।